जिंदाबाद जिंदाबाद डूइंग इट राइट नाउ राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लटबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद कर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो QR कोड है आप में सब में बांटेंगे। पत्थर मार रहे हैं। चोट भी लगी है? चोट लगे स्टूडेंट्स को, बिल्कुल चोट लगे। कौन हो इसके पीछे? कौन हो नहीं सकता, हमने तो आंखों से देखा है ABVP के लोगों को। अच्छा। कौन हो सकता है, मतलब उनको सामने से हम लोग बोल रहे थे मत करवाइए। मना कर रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं? अभी पत्थर लगी है हमारे मौजूद पत्थरबाजी हुआ है। और मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट आप लोगों के FIR कराएंगे? मैं सिर्फ नहीं बोल रही है बात, आप अपने जर्नलिस्ट से पूछिए कि पत्थरबाजी हो रहा है। आप लोग FIR कराएंगे? ऑब्वियसली FIR कराएंगे, लेकिन बात है इस समय पे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करनी सबसे ज्यादा अर्जेंट और इमरजेंसी काम है। FIR जेल में सुपरवाइज बात वो नहीं है। बात है इस समय पे इलेक्ट्रिक वो टायर मार रहे हैं, लात मार रहे हैं जूते पहन के। लाइक आई वॉज कमिंग हियर, मैं अपना मोबाइल फोन ला रहा था अपने फ्रेंड के लिए, तो वो मुझे किक कर रहे हैं। वापस अपने हॉस्टल जा रहा था, जहाँ पे 5-6 लोग जा रहे थे और यहाँ उधर से एक लड़का आ रहा था, उसको यहाँ पे पहले 5-6 लोगों ने मिलके मारा। वहाँ पे 2 गार्ड्स खड़े थे, मैंने उनसे बोला कि सर वो देखो क्या हो रहा है। तो एक लड़का दौड़ते हुए मेरे पास आया और मुझे भी मारा और मुझे यहाँ पे ऐसे पंच। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाया है करके क्या दिल में है। एक बार प्यार से, एक बार जोर से, ना माने तलत से, एक बार जोर से गुजरात के दंगइयों को एक धक्का और दो, हथरस के रेपिस्टों को एक धक्का और दो, नफरत फैलाने वालों को एक धक्का और दो, देश के गद्दारों को एक धक्का और दो, केरलों को एक धक्का और दो। गुजरात की गलियां सुननी है, नरेंद्र मोदी खूनी है। गुजरात की गलियां सुननी है, नरेंद्र मोदी खूनी है। गुजरात की गलियां सुननी है, नरेंद्र मोदी खूनी है। देश की गलियां सुननी है, नरेंद्र मोदी खूनी है। वो RSS का जो यार है, देश का गद्दार है। RSS का जो यार है, देश का गद्दार है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 1000 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक न्यूज को बंद करेंगे, हम लाखों न्यूज को देखेंगे। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट JNU स्टूडेंट कम्युनिटी विल बी डूइंग इट राइट नाउ राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लटबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर अपनी राय दें। दूसरी, हमारा जो चैनल समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, जहां पर भी बहुजन समाज के साथ जो अपने माइनॉरिटी है, SC ST OBC और इंक्लूडिंग ऑल फीमेल्स के साथ जहां भी एट्रोसिटीज होती हैं, वहां पर हम उनको न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। अगर इस तरह की कोई घटना आपके सामने आए तो आप हमारे को जरूर कॉल करें, हम तक भेजें, ताकि हम ऐसी घटनाओं पर न्याय दिला सकें। धन्यवाद। साहित्य पूरा समाज है, पूरा राष्ट्र है, पूरी इंसानियत है, पूरी दुनिया है। साहित्य एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसको आप किसी एक खाने में रख के डिफाइन नहीं कर सकते। उसका बड़ा दायरा बहुत ही फैला हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आज 193 बर्थडे सेलिब्रेशन है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले
1831 में 3 जनवरी को पैदा हुई और जाहिर है 193 की जन्म दिवस मना रहे। अभी मनीष ने बहुत ही डिटेल में जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बताया। जाहिर है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और आपने पूरी तरह से मंथन किया है जो कुछ भी उनका व्यक्तित्व रहा है, उनका व्यक्तित्व रहा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो अचीवमेंट्स रहा है सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, गेम्स में, इंटरनेशनल लेवल पे, उन सबको आपने समेटा है और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने उसको पेश किया। और मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जो इतने महान व्यक्ति के बारे में, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में अब तक अज्ञानी थे, अब तक उनके बारे में जिन्होंने नहीं जाना था, कुछ नहीं पढ़ा था, आपकी इस लेक्चर से, और मैं समझता हूँ मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप अगर अपनी किताब जो आप थीसिस है उसको किताब की शक्ल में ले आए, उसको पब्लिश कराएं। बहुत सारी महान हस्तियों के कारनामों को, उनके कंट्रीब्यूशंस को हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उसके पीछे कारण है या कारण नहीं। ये अज्ञानता जो फैलाई गई है, फैलाई जा रही है, फैलाई गई है, ये अकारण नहीं है, ये गैर जरूरी तौर पर नहीं, बिना सोचे समझे हुए नहीं। एक पूरी प्लानिंग है कि एक मखसूस तबके से आने वाले लोगों को आप नजरअंदाज करें, उनको मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का हिस्सा न बने, क्योंकि उनके अंदर वो स्पार्क है, वो आग है। को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। जिस सेक्शन से आती थी सावित्रीबाई फुले जी, आपने बहुत ही आपने थीसिस मुकम्मल कर दी, एक पूरी थीसिस कंप्लीट। उनका क्या क्या कितने डायमेंशंस, और आपने ये भी कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई जान करके कि हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हालांकि बहुत कुछ जानना बाकी है अभी, क्योंकि जानना सिर्फ नॉलेज हासिल करना काफी नहीं, उस नॉलेज को हम अपने जीवन का हिस्सा कितना बना पाते हैं, उनका जो चरित्र था, उनका जो किरदार था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनकी जो सोच थी, उनकी विचार, उनकी विचारधारा थी, उसको जब तक वो अपनी जिंदगी में नहीं उतारा तब तक जाहिर है कि वो ज्ञान अधूरा है, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज। अगर आप नॉलेज हासिल करते हैं, उसको अपने जीवन में नहीं उतारते तो अधूरा है वो ज्ञान, वो नॉलेज अधूरा है। बहुत कुछ पढ़ना बाबा साहब के बारे में है, पेरियार के बारे में आपने, और आपने एक बहुत ही जबरदस्त जुमला आपने कहा कि हमें लगा कि ये जो लोग हैं, जो आइकन्स हमारे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पेरियार, कि ये तो कुछ नहीं कि बाबा साहब या पेरियार, इनके भी जो चेतना के स्रोत हैं वो जाकर वही मिलते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, गुलामगिरी, उन्होंने किताब लिखी है, उनका जो पूरा कंट्रीब्यूशन है, उस समाज में जो कुछ था उसकी जिस तरह से उन्होंने उसके खिलाफ एक आवाज बुलंद की, एक आइकन है वो हमारे जदीद भारत में, मॉडर्न इंडिया के एक बहुत बड़े आइकन है। मॉडर्न इंडिया के जो आइकन है, जितने बड़े आइकन हैं, अंधकार में दौर था, ज्ञान से, शिक्षा से एक बड़े समाज के तबके को रोका गया, वंचित किया गया। माता सावित्रीबाई फुले बहुत महान था उस दौर में। शिक्षा की एक कैंडल जलाना, एक चिराग, एक दिया उस वक्त शिक्षा के लिए जलाना कितना मुश्किल काम है, ये आसान नहीं था। आज हम एक स्कूल खोल लेते हैं, बड़ी आसानी से खोल लेते हैं, बहुत सारे स्कूल के नाम पे धंधे भी चल रहे होते हैं, स्कूलों को अपने शिक्षा को भी हमने धंधा में परिवर्तित कर दिया। वो भी नियत हमारी आज में साफ नहीं है, बहुत सारे सत्रों पूरा 2 स्तरों की शिक्षा, एक तरफ वो तमाम एलिट सेक्शंस के बच्चे दूसरी तरफ के स्कूलों में पढ़ेंगे, और जो डाउन ट्रेडेड लोग हैं उनके लिए अलग स्कूल, दूसरे वहां पढ़ेंगे, वहां भी नहीं पढ़ने दिया। अवल जी मैं गाँव में घूमता हूँ, जाकर के देखता हूँ कि आज भी एक बड़ी आबादी, एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की गाँव में कि जिनके बच्चों तक तालीम नहीं पहुंच पाती, वो स्कूलों में नहीं जा पाते। ऐसा नहीं वो नहीं जाना चाहते, परिस्थितियां ऐसी पैदा की हुई हैं कि वो स्कूलों में अपने बच्चों को भेज नहीं सकते। ये स्थिति आज की है। आप इमेजिन कीजिए कि माता सावित्रीबाई फुले के जमाने में क्या कुछ हुआ हो, क्या कुछ उनको झेलना पड़ा। घर से निकाली गई थी, दोनों मियां बीवी दोनों घर से निकाल दिए गए। जब उन्होंने सोचा कि हमें शिक्षा की उस चिराग को, उस मशल को जलाना है, तो उस समाज ने स्वीकार नहीं किया, कहा कि खबरदार ये अगर करोगे तुम्हारी खैर नहीं। बहुत सारे मतलब चैलेंजेस थी बहुत सारे उनके सामने। उन तमाम चैलेंजेस को ताक में रखते हुए, उसका हल न करते हुए, इन लोगों ने अपनी मिशन, अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। उनको उनके व्यक्तिगत मिशन नहीं था, मानवता का मिशन था, राष्ट्र का मिशन था, एक नए भारत के निर्माण का मिशन था। ऐसे जब निकाल दिया इनको महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई,
बच्चों की पढ़ाई, औरतों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई, उनके अधिकारों की बातें, समानता की बातें, उस शिक्षा को लेकर के क्या था उस शिक्षा में आप देखें तो लड़कियों की पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है? लड़कियों की पढ़ाई, औरतों की पढ़ाई, मर्दों की पढ़ाई से लड़कों की पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप माफ कीजिएगा, ये मत समझिए कि मैं आप लोगों की पढ़ाई को देख रहा हूँ। पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, शिक्षा सबके लिए जरूरी है, इंसान के लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, इक्वली जरूरी है। लड़कियों की पढ़ाई इसलिए ज्यादा जरूरी है कि मेरी नजर में आज तक कोई ऐसी लड़की, कोई ऐसी खातून, कोई ऐसी महिला नहीं आई जो खुद शिक्षित हो और उसके बच्चे अशिक्षित रह गए, अनपढ़ रह गए। मां सावित्रीबाई फुले ने 30 से ज्यादा, 40 तकरीबन 30-40 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जो उसका चेन बनाया। शिक्षा स्टेटस लोगों को, जो समाज के संभ्रांत और बड़े जो वर्चस्व रखने वाले लोग हैं, पावर में जो लोग हैं समाज में, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सामाजिक पावर जिनके पास है, जो शक्तियां उनके पास है, पावर में जो लोग हैं जो कंट्रोल करते हैं, वो नहीं चाहते कि शिक्षा का प्रचार हो और शिक्षा का अधिकार जनमानस का अधिकार बने, बल्कि वो उसको, ये हमारी ट्रेडिशन रही, हमारा इतिहास है, हजारों साल के इतिहास को उठा करके पढ़ने तो हमें अंदाजा होता है कि ये इतिहास रहा है, शिक्षा से वंचित रखने का एक इतिहास रहा है। बहुत सोची समझी साजिश और मंसूबे के तहत इस इतिहास को कार्यान्वित किया जाता है। आज भी वो मानसिकता बरकरार है, ऐसा नहीं है कि आज 21वीं सदी में हमें द मोमेंट यू से ट्राइबल, ये तो ट्राइबल एरिया से है, ये ट्राइबल है, इसमें कहीं कुछ सम्मान का भाव इसमें नहीं पैदा। एक ट्राइबल है यार, मतलब ये कम उस तरह से डेवलप नहीं है, इनकी सोच नहीं होगी डेवलप, अभी भी उसी तरह से पूरे मानव नहीं बन पाए, उस तरह समाज सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाए, यही भाव बढ़ता है ट्राइबल कहने से। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं आदिवासी, मूल निवासी, ये लड़ाई जो थी जयपाल मुंडा जी की, ये लड़ाई इसी की थी, सम्मान की लड़ाई थी। नाम तक बहुत इंपॉर्टेंट है और बाबा साहब अम्बेडकर की जाहिर है, उसी की लड़ाई होती है, फिर याद उसी की लड़ाई होती है। आप समाज के बड़े तबके को अंडर डेवलप रख करके, वंचित रख करके, अधिकारों से, साधनों से वंचित रख करके, समान अधिकारों से वंचित रख करके किसकी सेवा करना, किसको फायदा पहुंचाना, किसका नुकसान करना, राष्ट्र का नुकसान करना। ये उस जमाने में माता सावित्रीबाई फुले ने किस तरह से इन तमाम चीजों को झेला होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे झेला उन तमाम चीजों को, जहां पहुंचे थे शिक्षा की, तालीम, शिक्षा, बड़ी ताकत है शिक्षा में, बहुत बड़ी ताकत। बाबा साहब कहते थे कि शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो इस दूध को पी लेगा वो दहाड़ेगा, वो डरेगा नहीं, वो खौफ नहीं किसी से करेगा, कोई उसको डरा नहीं सकता, वो दहाड़ेगा, लोग उसकी दहाड़ सुनकर डरेंगे। शिक्षा से सरकारें डरती, शिक्षा से सरकारें डरती, स्टेटस को डरते। शिक्षा, जाहिर है कि वो लोग डरते हैं शिक्षा से जो समाज में अंधकार को बनाए रखना चाहते हैं। शिक्षा वो प्रकाश है, वो मशल जो समाज को रोशन करती है। बाबा साहब क्यों दहाड़ते थे पार्लियामेंट में? पेट्रोल असेंबली थी, ये मत समझिए कि बाबा साहब ने एक राष्ट्र में सजा करके पेश कर दिया, पेट्रोल असेंबली ने बिल्कुल ताली बजाकर उसको पास कर दिया, नहीं, बहुत रुकावटें थी, बहुत उनके खिलाफ पूरा अपोज करने वाली शक्तियां मौजूद थी। एक एक चीज पे डिबेट होती, पेट्रोल असेंबली के डिबेट को उठा कर एक एक चीज पे डिबेट होती, और बाबा साहब हर डिबेट का, हर सवाल का जवाब देते थे, और उनकी क्षमता थी उनके अंदर, शिक्षा से आई हुई वो जो ताकत थी उनके अंदर, वो जो हौसला था उनके अंदर, एक मजबूती थी उनके अंदर आवाज में, जो प्रखर विचार थी उनके पास। जाहिर है कि उसकी ताकत के जरिए उन्होंने सबको कायल किया, सबको मनवाया अपनी बात, सबको झुकना पड़ा उनके आगे। क्यों जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन क्यों उनको बनाया? उनकी तरह का शिक्षित और नॉलेजेबल पर्सन, उतना इंटेलिजेंट, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल, इतना बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं था उस समय, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अब बाबा साहब के विचारों को पढ़ी, उनकी किताबों को पढ़ी, कई वॉल्यूम्स में उनकी किताबें हैं, हिंदी में भी ट्रांसलेट हो चुकी है, उनको पढ़िए। उस ताकत की बिना पर हमें जो अधिकार आज मिलता है, जो कुछ भी संविधान बना, ऐसा संविधान शायद किसी दूसरे देश का संविधान ऐसा नहीं हो सकता। इतनी सारी जो डाइवर्सिटीज हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, उन तमाम डाइवर्सिटीज के जो कंसर्न्स हैं, उन सबको एड्रेस करना, उन सबको संतुष्ट करना, और एक समानता के उस धरातल पर ला करके एक ऐसा संविधान देना
कि जिसको अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हम दुनिया के आदर्श देश बन सकते हैं। आज भी संविधान तो है मौजूद, लेकिन किताबी शक्ल में मौजूद। जमीन पर हम उस संविधान को आज भी नहीं उतार पाए। जिस धरातल पर उस संविधान को उतारने की जरूरत थी, हम उसको 100% आज भी उस तरह से नहीं उतार पाए। लेकिन ये उम्मीद है, बाबा साहब ने जो उम्मीद जगाई थी, माता सावित्रीबाई फुले ने जो उम्मीद जगाई थी, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो उम्मीद जगाई थी, जाहिर है कि वो उम्मीद हमें ये एहसास दिलाती है कि हम आने वाले दिनों में आप यूथ एजुकेटेड क्यों खतरा महसूस करती है, सरकारें व्यवस्थाएं क्यों खतरा महसूस करती है, स्टेटस को क्यों खतरा महसूस करती है। यूथ अगर एजुकेटेड होगा तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाजें बुलाएगा। उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आप बहला नहीं सकते, उसको आप अपने मिशन से उसको आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकते। इसलिए भी कोशिश होती है कि एजुकेशन का रेशियो कम रहे, ताकि हमें कम से कम चैलेंजेस फेस करने पड़े। सोशल जस्टिस का जब तक आप समाज की संरचना को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, तब तक आप सोशल जस्टिस की बात ही नहीं कर सकते। सोशल जस्टिस जाहिर है कि एक ऐसी विचारधारा का हिस्सा है जिस विचारधारा में समानता को बहुत ही महत्व है। क्यों सारा अधिकार, सारी सत्ता एक मखसूस वर्ग के पास क्यों सीमित रहेगी? क्यों एक बड़ा तबका समाज का जो असल में मेहमान है, जो कस्टर्ड नेशन को बनाने वाला, निर्माण करने वाला, जिसकी बाजुओं से सब कुछ बना है। हम एक दिन खाना नहीं खा सकते, किसान काम न करे, मजदूर काम न करे। हम एक दिन कहीं बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते, ये पंखा नहीं चल सकता, ये बिल्डिंग नहीं बन सकती, कुछ भी नहीं। ये गाड़ियां, ये मोटर, सारी किसकी मेहनत कर रहे हैं? कैपिटल अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, कर लिया हमने। लेकिन अभी भी समाज में अंधकार बाकी है, अभी भी अंधकार बाकी है, और इन चिरागों को मशाल बनना पड़ेगा। वो मशाल हम आज तक नहीं बन पाए। हमको इन तमाम चिरागों को साथ लेकर के एकता के साथ हम एक मशाल जब तक नहीं बनेंगे, जिसे मशाल कहते हैं ना, जब तक हम नहीं बनेंगे मशाल, तब तक जाहिर है कि ये अंधकार दूर होने वाला नहीं है। मैं पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में ये युवा पीढ़ी, जो यूथ है, ये एजुकेटेड यूथ है, वो शायद इस टास्क को कर सकेगी और उस मशाल को जलाकर समाज की अंधेरे को, राष्ट्र के अंधेरे को दूर। संविधान में तो मात्र एक पेज को अगर हम लोग पढ़ के और उसको मान लें, केवल प्रस्तावना को, प्रियम्बल को, तो हमें लगता है कि पूरे संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं। पूरा सार है उसमें, ऐसा तत्व है जो कि हर चीज को परिलक्षित करता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आपने बोला कि साहित्यकार चीजों को बहुत अलग दृष्टि से देखता है, ये सही बात है। कि साहित्यकार जब बोलते हैं तो कई राज खोलते हैं, और एक एक करके ऐसा राज खोलते हैं कि जिसको फिर से समझने की जरूरत है। शिक्षा मात्र युवाओं के लिए इसलिए जरूरी है कि शिक्षा मात्र शिक्षित होना या नौकरी पाना ही उसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षा व्यक्ति को जागरूक भी बनाता है, केवल जानकारी के माध्यम से नहीं। जागरूक होने का मतलब है कि हम कोई चीज को अलग दृष्टि से नहीं देखने देंगे। हमारे और आपके बीच में जो संबंध है उसमें आजादी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। और ये जस्टिस इस रिलेशनशिप में इसकी झलक भी होनी चाहिए, वो चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, या दोस्त का हो, या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि उसमें होनी चाहिए। और तभी हम कह सकते हैं कि हम एजुकेटेड हैं। वो चाहे कोई भी शक्ति हो या कोई भी ताकत हो, वो चाहे सरकार ही क्यों न हो, उनकी ताकत कम पड़ जाती है जब युवा सड़क पे खड़े हो जाते हैं और उस दृष्टि के साथ खड़े होते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो समझते हैं, और इसलिए उससे पीछे या अडिग नहीं होंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन का जो सबसे बड़ा महत्व है वो युवाओं पर है। और आपने ये भी सही बात बोला, बार बार आपने चर्चा की अम्बेडकर की उनकी एक बात संविधान प्रस्तुत करते हुए जो उन्होंने बोला था वो आज भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बोला कि यह संविधान सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम सबको प्यून टू प्राइम मिनिस्टर, कमजोर से मजबूत तक, सबको बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक व्यक्ति एक मत का जो मतलब है कि हर एक व्यक्ति का मूल्य एक है। ये मूल्य सिर्फ वोट तक नहीं था, ये आपसी संबंधों में भी था। स्वतंत्रता जानी नहीं चाहिए, इक्वालिटी जानी नहीं चाहिए, सेंस ऑफ जस्टिस जानी नहीं चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट जस्ट टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एंड गवर्न, इट इज ऑल्सो टू लीव ए लिविंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है। वो बुद्धिजीवियों के हवाले से कुछ एक जो शेर है हमारा कि
जान के सब कुछ, हम बहुत सारे लोग हैं आज बुद्धिजीवी, लेकिन वो देख करके तमाशा बनने रहते हैं, बोलते नहीं है, लगता है कि देख नहीं रहे हैं, कुछ जानते नहीं। जान के सब कुछ अनजाना सा, देख के सब कुछ अनदेखा सा। जान के सब कुछ अनजाना सा, देख के सब कुछ अनदेखा सा। जान के सब कुछ अनजाना सा, देख के सब कुछ अनदेखा सा। हर दाना है नादा जैसा, हर बीना नाबीना। दाना कहते हैं बुद्धिजीवी। हर दाना है नादा जैसा, नादान यानी डजन नो एनीथिंग। हर दाना है नादा जैसा, हर बीना बीना नाबीना। नाबीना कहते हैं विजुअली जो इम्पेयर्ड हैं उनको नाबीना कहते हैं, और बीना कहते हैं जो पूरी तरह से आंख से देख सकते हैं। तो जान के सब कुछ अनजाना सा, देख के सब कुछ अनदेखा सा। हर दाना है नादा जैसा, हर बीना नाबीना है। हर इंसान एक चलती लाश, हर चेहरा पे चेहरा सा। जो स्थिति है हमारे समाज की, देश की, दुनिया, हर इंसान एक चलती लाश, हर चेहरा पे चेहरा सा। फिर भी दावा है जीने का, क्या इस दौर का जीना है। और शेर देखें कि सदियां गुजरी, सेंचुरीज है पास्ट। सदियां गुजरी, रीत वही, इंसाफ की अब तक कायम है। रीत वही, इंसाफ इन्वर्टेड कॉमा, इंसाफ वो जस्टिस नहीं जो हमारे बाबा साहब की जस्टिस। सदियां गुजरी, रीत वही, इंसाफ की अब तक कायम है। अमृत पर तो उनका कब्जा, जहर हमें ही पीना है। सदियां गुजरी, रीत वही, इंसाफ की अब तक कायम है। अमृत पर तो उनका कब्जा, जहर हमें ही पीना है। और आखिरी शेर है कि देख तमाशा सरमाए का। सरमाए कहते हैं कैपिटल को, धन दौलत पैसे, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के साथ कॉर्पोरेट का जो मेल है। देख तमाशा सरमाए का और सियासत का ये खेल। सियासत कहते हैं पॉलिटिक्स। देख तमाशा सरमाए का और सियासत का ये खेल। दाता बनकर वो बैठा है जिसने सब कुछ छीना है। आज जो आपने कहा कि आधे से ज्यादा आबादी ऐसी है जहां तालीम की सही तरीके से रोशनी नहीं पड़ पाई। मैं जिस गांव से आता हूँ वहां भी आज तक कोई स्कूल नहीं। मैं मुजफ्फरपुर जिले से हूँ, मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं। लेकिन इसके लिए हम कहाँ अभी दूर हैं, हमारे पास सहूलतें भी हैं, सरकारें भी दावा कर रही है, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पा रही, इसकी वजह क्या हो सकती है? जो शिक्षा तंत्र है, जो व्यवस्था है शिक्षा का, उसको अगर आप देखिए, उस पर नजर डालें तो ये नाकाफी है। ऐसा लगता है कि रिचुअल है, उसको सरकार चला रही है। कुछ शिक्षा पे बजट, कितना बजट है हमारा शिक्षा? 3%। शिक्षा जैसे मद में 3% उससे भी घटा रहे हैं आप। तो क्या शिक्षा आपकी प्रायोरिटी में कहाँ है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था है, शिक्षा की जो तंत्र है पूरा का पूरा, वो किस तरह का है आप जानते हैं। उसको ठीक करने के लिए एक जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन साथ ही साथ मेरा अपना मानना, मैंने अपने इलाके में शुरू किया, गांव-गांव में घूम कर लोगों को ये बताना कि शिक्षा अगर आप सरकार के भरोसे छोड़ देंगे। मैं ये कहना भूल गया था कि प्रोफेसर पासा जी अभी भी गांव से जुड़े हुए हैं और शिक्षा को इस बड़े जगह से उस स्थानीय स्तर तक पहुंचाने में निरंतर प्रयास करते रहे। ये उनके अत्यंत बिजी शेड्यूल के बावजूद भी ये समय निकाल कर, और मुझे पता चला है कि ये जिस 4 पहिया से यहाँ चलते हैं उसी को लेकर कई बार गाँव चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पर रहते हुए सब लोग सुविधा खोजते हैं, ये सब सुविधा के बावजूद भी आपने इतना, ये सब इंस्पिरेशन भी बाबा साहब का जो सिद्धांत है, पे बैक सोसाइटी, क्या हमने जो कुछ हासिल किया है वो सोसाइटी की देन। हमने शिक्षा यहीं से प्राप्त की। जेएनयू शायद जेएनयू अगर ना होती तो हम शायद उस मकाम पर नहीं होते जहाँ आज हैं। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कम साधनों के साथ जेएनयू पढ़ा जा सकता है, ये हम सब इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो शायद इसीलिए जेएनयू खटकते भी है लोग। बच्चे समाज वाले आकर के क्यों पढ़ रहे हैं और बुद्धिजीवी बनते जा रहे हैं, तो ये एक है। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि जिस टैक्स पेयर के पैसे से हम पढ़ते हैं, जहाँ है हमारी जिम्मेदारी है कि वहां तक जहां जितना भी हो सके कर सकते हैं करें। तो मैं जाकर गांव में ये करता हूँ कि आप हर गांव में हमने टीम बनाई है कि सर्वे कर कौन सा बच्चा है जो नहीं जा रहा है स्कूल, किन घरों का बच्चा नहीं जा रहा है स्कूल, उनको कैसे ले जाया जा सकता है स्कूल, उनको रजिस्टर कराए। वहाँ जो ये जो मिड डे मील है उसकी जो व्यवस्था है वो सही है कि नहीं। बहुत से बच्चे वहाँ मिड डे मील के लिए भी वहाँ अगर पहुंच जाते हैं, थोड़ी सी उनको राहत मिल जाती है खाने में, पौष्टिक भोजन वगैरह ये सब, तो वो भी जरूरी है, वो करना पड़ेगा। और जाहिर है कि ये अगर हमारी भागीदारी नहीं होगी शिक्षा में, अगर हम एज ए सिटीजन अपना भागीदारी अपनी नहीं निभाएंगे
तो शिक्षा सिर्फ सरकार के भरोसे कभी हम बेहतर शिक्षा और समाज में सबको शिक्षा मिले इसको उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी भी आवाम की सतह पर निभाना अगर मुझे तो लगता है हर एक पंचायत में 3 स्कूल है जो हमारी जानकारी है, फिर भी एक हाई स्कूल और प्राइमरी। अगर उस पंचायत में कोई भी नहीं होगा तो मुझे लगता है ये प्रस्ताव छात्र राजद की तरफ से जाना चाहिए कि इस पंचायत में कोई स्कूल नहीं। एक गांव में नहीं है ऐसा हो सकता है, लेकिन एक पंचायत में नहीं हो ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन फिर भी होगा तो आप इस तरह से प्रस्ताव भेज सकते हैं। पंचायत को बहुत बड़े पैमाने पर होता है, उसमें नहीं 10,000 ही संख्या है एक पंचायत। वहाँ भी सत्य भी है, खैर ये पॉलिटिकल इशू पे ध्यान नहीं खा सकते। नहीं, अगर होगा तो उसको बनाकर आप दीजिए और उसको सही जगह तक पहुंचाया जाएगा। वो छात्र राजद जेएनयू का कंट्रीब्यूशन होगा और काम। ठीक, नवल जी इसलिए कह रहे हैं कि एक पार्टी जिम्मेदार पार्टी के नाते, क्योंकि आरजेडी पावर में है, जेडीयू पावर में है, गठबंधन की सरकार है, तो ये जिम्मेदारी है पार्टी की इन बातों को सरकार के नॉलेज में लाए और इसके लिए काम किया जाए। सावित्री बाई फुले जी का जो देश उससे हुआ, तो उस समय जब अपर कास्ट के लोग थे वो तो फिर दलित और लोअर कास्ट के लोग टच भी नहीं करते थे, तो ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात थी। तो इस वजह से ही सावित्री बाई फुले जी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने से उनका डेथ हुआ, जिसको हम एक जो नेचुरल डेथ होता है उसमें नहीं काउंट करते हैं। एक ये मेडिकल अपर कास्ट के द्वारा एक मर्डर है जिसमें हम इसको काउंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट अपने संसाधनों से नहीं किया। तो इस समय जो हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक अभी फैला हुआ, तो इसमें हमने भी देखा कि बहुत सारे ऐसे कि हम तो एक दूसरे का भी मदद नहीं कर रहे, लेकिन सावित्री बाई फुले और उनके बेटे को वो हॉस्पिटल छोड़कर लोगों की मदद कर रहे हैं, जिसमें हर कास्ट के लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो एक जो कास्ट सिस्टम था, कास्ट की वजह से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, अब वो मनी पे आ गया है कि अगर आपके पास मनी नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो क्या ये कास्ट सिस्टम ये इकोनॉमिक बेस पे ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे, लाइक कास्ट से क्लास। तो ये इसलिए इसको मुझे थोड़ा सा जानना पढ़ने की कोशिश सारे सवालों का जवाब बचेगा तो अगर आप कास्ट व्यवस्था को देखें और अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें तो दोनों में बहुत ही एक समानता एक दूसरे के साथ पूरक। यानी जो अपर कास्ट जिन्हें हम अपर कास्ट करते हैं, मैं हालांकि अपर कास्ट इस्तेमाल करने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है, अपर कास्ट जो एक तरह से कहने एक्सप्लॉइटर कास्ट है, जो करने वाला एक्सप्लॉइटर कास्ट जो है वो जाहिर है कि वो सिर्फ कास्ट के आधार पर नहीं, समाज के आधार पर नहीं, समाज के स्तर नहीं, अर्थ के जरिए क्या आप पूरी तरह से वाकिफ होंगी, आप जेएनयू के छात्र हैं, आप मालूम होगा कि एक बड़े सेक्शन को समाज के धन का या अर्थ का कोई अधिकार नहीं, वो जमीन नहीं बेच सकते, वो कोई व्यवसाय नहीं कर सकते थे, या उनके पास अर्थ को लेकर के उस तरह की अर्थ का अधिकार नहीं, दौलत का अधिकार नहीं था उनके पास, समान जीवन जीने का वो अधिकार नहीं था उनके पास। ये तमाम सहूलतें जो एक पर्टिकुलर क्लास की, जो स्प्लाइटर क्लास है, उसके पास जो तमाम सहूलतें थी वो सहूलतें ध्यान नहीं थी, क्योंकि उनको वंचित रखा गया था उन तमाम सहूलतों से। और वही आकर के कास्ट और क्लास का जो रिश्ता है वो दोनों एक साथ चल रहा होता है। यानी जो वर्चस्व रखने वाला कास्ट है या जो एक्सप्लॉइटर कास्ट है, जाहिर है कि वो सारे संसाधनों को, तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनको वो उस पर अपना अधिकार एक तरह से उनका था, और नहीं चाहते थे कि दूसरों को मिल सके। आज भी वो बदली नहीं है। जो अभी हम लोगों ने 20 में देखा, 2020 में जो कुछ तराई का पूरा समा था, मंजर था, उसमें क्या था, पैसों से उनको वेंटिलेटर मिल सकता था, उनको अस्पताल में एक्सेस उनका था जिनके पास पैसे साधन थे, कैसे फॉर दैट। और इसमें उस मूवमेंट का बड़ा रोल था, सोशल जस्टिस मूवमेंट, पेरियार का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट ने पॉलिटिक्स को जिस तरह से प्रभावित किया और पॉलिटिकल पूरा एक सेटअप बदल दिया। वहां आप पेरियार को नजरअंदाज करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। हमारा क्या होता है, जैसे गांव है तो हमारे पिताजी बताते हैं, उन्होंने देखा है, आज भी मेरे गांव का जो स्कूल है उसमें 5 कमरों का निर्माण हुआ है, वो हमारे गांव के जो सर्विस में है
वो उनकी पिताजी की याद में, अपनी माता जी की याद में वो बोर्ड भी लगता है। और वो ऑलरेडी प्रिंसिपल कहता है कि हाँ, और राजस्थान में, पूरे राजस्थान में एक पंचायत है जो मेरे गांव में, जिसमें कि 12th तक के, एक पंचायत में 2 गांव में 2 12th तक के स्कूल है। और अभी 5 साल पहले हुआ है 12th तक, उससे पहले वो 10th तक के थे। तो जब भी हम जाते थे किसी काम को लेकर, यार राजस्थान में पूरा आपका एक पंचायत है जिसमें कि 10th तक का स्कूल है, 12th तक का स्कूल है, स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा। तो मेरा मानना यह है कि आज भी हमें सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार बनने की जरूरत है। समस्याएं अलग तरह की हो गई है, जैसा कि अभी उन्होंने सवाल उठाया कि कास्ट और क्लास। तो आज हमारे बीच में से ही, क्योंकि हमें आज चाहिए, हमें हॉस्पिटल व्यापार के लिए नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए हमारे स्वास्थ्य के लिए। वो उसमें एक अच्छी, एक कम कीमत में एक अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, इलाज सुविधाएं मिल सकती है। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे ही वर्ग से, समुदाय से है, उसने कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली है, तो हमें चाहिए कि सस्ते दाम में हमें वो एजुकेशन मिले, ना कि उसका व्यापार हो। तो क्लास, और उसके बाद सर ने कहा पे बैक टू सोसाइटी। तो जैसे हम जेएनयू आ गए और हम यहाँ से एक अच्छी जॉब पे चल जाते, उसके बाद हम कर सकते कि हम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के कॉलेज स्कूल ऐसा खोल सकते जहाँ सस्ते दाम में एजुकेशन मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकते। मगर हम नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि नहीं 1 करोड़ में तो हम दिल्ली में फ्लैट या फिर प्लॉट ले जयपुर जाके। तो ये है कि हम कितना उस आइडिया पे काम कर रहे हैं जिस पे हमारे पुरखों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। तो जैसा कि सर ने वहाँ प्रोग्राम में कहा कि हम कितना अमल कर पाते हैं, और सर की जो शेर भी था उसमें भी उसका भाव यही था कि हम कितना अमल कर पा रहे हैं, या फिर हम एक लाश की तरह ही ऐसे ही बढ़ते जा रहे कि नहीं हम क्रांति की तरफ बढ़ रहे। पता लगा कि हम क्रांति की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि हम हमारे फायदे के लिए बढ़ रहे हैं। और उसके लिए क्या, हमें उस चिंतन की उस अवस्था में जाना पड़ेगा जहां से हम समझ सके कि हमारा दुश्मन कौन है। क्या पता हमारा दुश्मन हम खुद ही है, क्योंकि हम एजुकेशन इसलिए ले रहे कि हम एक हमारे पैरों पर खड़े हो पाए, और हम वहां से हम अपने जो साधन है उनको जुटा पाए, वहां से हम वो साधनों को भी जुटा लेंगे। उसके बाद ये है कि हम उन साधनों का हमारे लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचाएंगे। अगर वो ही नहीं कर पाए तो फिर हमारा वो पढ़ना, और हम वो क्रांति तरफ की हम सोचा कि हम जयपुर जेल में रहे, इतने वैचारिक रहे, इतने हमने पब्लिक टॉक की, उनमें भाग लिया, और उसके बाद हमने कुछ दिया ही नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ। तो मेरा मानना यह है, जैसे कि आपने कहा और सर ने कहा कि हम हमारे संगठन की ओर से बात पहुंचाएंगे और वो आगे करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। मगर ये भी है कि आपके जैसे आप पंचायत से लोग इतने समर्थ होंगे कि नहीं हम जाके बात करें। हमसे भी जब उस टाइम के भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, गांव के लोग गए, उन्होंने कहा कि सरकार के पास फंड नहीं आती। उन्होंने कहा कि हम गांव के लोग पैसा इकट्ठा कर लेंगे, गांव की जमीन है, कुछ गांव के लोगों ने जमीन दान की, उसके बाद पैसा भी लगाया होगा, आप केवल मान्यता दीजिए कि आपके स्कूल में, आपके गांव में 10वीं तक का स्कूल खुलता है। उन्होंने मान्यता दी, पूरे गांव ने मिलके, हमारे गांव में केवल एसटी और एससी है, सभी गांवों ने, सभी लोगों ने जमीन दान करके, और किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने पत्थर दिए, किसी ने मजदूरी की, और 10वीं तक का स्कूल बना। आज राजस्थान में, खासकर पूर्वी राजस्थान में, मेरे गांव को उदाहरण दिया जाता है इस चीज में कि आप देखोगे आपको पूरे गांव में एक कच्चा घर नहीं मिलेगा। मतलब हर घर में आपको 5, 10 सर्विसमैन मिलेंगे। हमारे 3 घर है हमारे पिताजी के, उसमें 31 सर्विसमैन। तो लगाओ एजुकेशन का। उसके बाद कबीर से इतने प्रभावित हुए कि धर्म और आडम्बर को कोई नहीं मानता है, मांस मदिरा को कोई नहीं मानता है। तो ये चीज है कि आपने पे बैक टू सोसाइटी कितना दिया है, और कितना आपने लोगों को अब तक बांधे रखा है कि हाँ एक आइडिया है, एक विचार किया, उस पर चलना है और उस पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये है, तो मुझे लगता है कि हमें आज भी सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह मुंडा बाबा साहब पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। तो फिर इंडियनाइजेशन के द्वारा हम पीछे खींच पा रहा था। इंडियनाइजेशन इस कहाँ से इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी 75 इयर्स का दूसरों का नॉलेज सिस्टम में रह रहे हो, फोन के बिना हम नहीं रह सकता है। फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम ये नहीं है, ये कहानी है। तो इसी में अभी बोल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल गणेश का सर बदला, तो ऑलरेडी भी खा इवन गांधारी को भी लोग बोलते हैं, गांधारी पेट में बच्चे था, हम टेस्ट ट्यूब पे भी के हमारा महाभारत में पॉइंट था। तो अब तो कहा ना आपका, फिर क्यों लैब में क्यों नहीं बनाया। लैब का चीज को लैब में होना चाहिए।
सिर्फ हम क्रिएटिव राइटिंग में बोलने वाले चीज से हमको सुधार नहीं पड़ेगा। साइंटिफिकली वी हैव टू बी डू थिंग्स साइंटिफिकली। अभी साइंटिफिक वर्ल्ड में रहकर मिथोलॉजिकल वर्ल्ड को तब हम पीछे जाएंगे। पहले शायद हम इस दुनिया कैसे आया था पता नहीं है, तो वी आर मेकिंग लॉट्स ऑफ स्टोरीज। अभी भी ये स्टोरी भी बोल सकती हूँ, क्यों वो स्काई ऊपर है, ये क्यों जुहा पता है ना, जुहा तुम्हारा सर में क्यों है, ऐसे बोलना, ये कहानी बोलेंगे। भगवान बहुत बिजी था, सब लोग एनिमल्स का बोला हुआ, तुम कहाँ कहाँ रहना, शिवा ने बोल दिया, सब लोग को रहने का जगह मिला। फिर पार्वती के साथ शिवा ने बहुत एंजॉय कर रहा था, तो जुहा लास्ट में लेट में आके मैं कहाँ रहना, तो उस समय ये तो हमारा स्लैंग भाई, ये ओरल ट्रेडिशन, तो बोलता है उस समय उसको एक टर्म है, थोड़ा बाल को अलग का मीनिंग है, तो उधर ही चलो ऐसे बोल दिया, तो जुहा करके अंदर आ गया। ये तो ऐसे हम कहानी बोलते थे, तो थोड़ा हमारा सूडो साइंस बोलते हैं उसको, हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ठीक है, लॉजिकली कुछ कहानी बोल के हम समाज विल गेट इट फ्रॉम दैट, बट प्रैक्टिकली कैसे नॉलेज इज स्टिल, इधर भी सावित्री फुले भी बोली थी, पूरा ब्राह्मणिकल नॉलेज वेदा को फेंको, क्यों ना, वैदिक नॉलेज सिस्टम इज नॉट अ प्रैक्टिकल नॉलेज, इज समथिंग यू कैन क्रिएट। ये लेबर का नॉलेज है, कारपेंटर के पास नॉलेज है, वही नॉलेज सिस्टम कहाँ है अभी? कारपेंटर के पास नॉलेज है, टेबल बनाने वाला का उनको प्लान होता है, स्क्वायर बनाना, इसी में इतना करना, ये मजबूत है, इतना नॉलेज है, वही नॉलेज सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारे पास से बोल रहे हैं व्हाट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम इज ओनली रिलेटेड टू वेदा एंड ऑल। वेदा में क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू डू रिचुअल करने में तुमको भगवान ऊपर से डालेंगे, नहीं डाला। ऐसे बैठ कर सोचने वाले से वही नॉलेज, वो डीलिंग करने का, डीलिंग ना दूसरों को कैसे दबाने का नॉलेज, वही नॉलेज को अंदर ही लेकर आना। लड़ाई सेपरेशन, तुम्हारा पूरा इकट्ठा एक ही लोग, सब लोग एक ही है, कैसे हो जाएगा ना? तो वैसे प्लान चल रहा था, इसलिए कंजर्वेटिविज्म बहुत फैल रहा था। सैड बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं बोली थी। और उससे जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर या निकल कर सामने आती है, जो हम सबके लिए चुनौती है, हमारे लिए थोड़ा कम है, आपके लिए ज्यादा है, क्योंकि यूथ हमारे सामने, हम लोग उससे थोड़ा आगे निकल चुके हैं। और वो चैलेंज ये है, जैसे बोला कि गिव बैक टू सोसाइटी, ये एक बहुत बड़ा कैंपेन हो सकता है। और जेएनयू में इतने लोग अगर सोच लें कि हमें ये कैंपेन चलाना है, चाहे जिस कॉलेज में हो, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में हो, उनके लिए एक कैंपेन चलाएं कि जिस गांव से हो। देखिए, हम लोग देख चुके हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गांव को अडॉप्ट किया पिछले 8 साल में, उसका क्या हासिल हुआ? वो एक गांव को भी गिव बैक नहीं कर सके जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के से वो चुनकर आते हैं। और जिसमें जो गुजरात के दंगे हैं, जो देश की सच्चाई है, उसको बीबीसी ने दिखाने की कोशिश की है। और बीबीसी एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है जो सच्चाई को उजागर करता है अपने बीबीसी चैनल के माध्यम से, और जिसके खिलाफ हमारे देश की पूरी सरकार, मोदी के पूरे मंत्रालय सिस्टम पूरे उस बीबीसी के खिलाफ खड़े हैं। उसको ट्विटर पे बैन करने की बात कर रहे हैं, उस फिल्म को हटाने की यूट्यूब से बात कर रहे हैं। तो ये कहां तक जायज है, ये आप लोगों को, हमारे देश के लोगों को जरूर सोचना चाहिए। सच्चाई का सामना करने में सरकार को या यहाँ के प्रधानमंत्री को दिक्कत क्या है? हमारे चैनल बहुजन दस्तक को देखना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336
बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।